बेटा सेकंड एप्लीकेशन सुनना बच्चों, क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। पहली बात तो कंडक्टिंग शेल का क्या मतलब है, अगर किसी को याद है तो बताओ। कंडक्टिंग शेल मतलब मेटल का बना होना चाहिए, है ना, कंडक्टर तो वही होता है। शेल मतलब एक स्फीयर है जो अंदर से कैसा है, खाली है, होलो है। मेटेलिक स्फीयर है, अंदर से क्या है, खाली है, केवल शेल शेल ऊपर कवर है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसको अपन ने चार्ज दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी रेडियस है r, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। क्यू चार्ज दिया बेटा अपन ने, इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्ज का थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ शेल की वजह से। शेल समझ गए ना तुम, क्या है, अंदर से खाली है बेटा, होलो है अंदर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने एक पॉइंट कंसिडर करा P, जो इससे r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द शेल, स्फेरिकल शेल, मेटेलिक शेल, और स्मॉल r इस पॉइंट की दूरी है, कहाँ से, सेंटर से। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे अपन, फिर से इस पॉइंट को कवर अप करते हुए हम एक फिर से क्या बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे अब की बार, है ना। इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस हो गई अपनी, गॉसियन सरफेस हो गई। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर फ्लक्स को किसके बराबर रख देंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वही तरीका रहेगा जो लास्ट में रहा था। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें बताओ आप, यहाँ पर अगर अपन एक छोटा सा एरिया कंसिडर करें, ds, ठीक है, तो वो ds वेक्टर इस तरफ आएगा, बाहर जाता हुआ, ये सब बता रखा है मैंने आपको पहले ही, है ना, रेडियली आउटवर्ड जाएगा एरिया वेक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है सब तरफ, तो इधर पॉजिटिव चार्ज से कैसी जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे स्फीयर पे, यहाँ आ जाओ, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और एरिया वेक्टर भी इधर। हम क्या देख पा रहे हैं कि कहीं पे भी हम चले जाएं तो E और ds के बीच का एंगल कितना मिल रहा है, हमेशा 0। अब यहाँ से छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं पहले, d फाई E डॉट ds। एंगल क्योंकि 0 है तो मैं लिख पाऊंगा E ds cos 0 मतलब E ds। ये तो हो गया अपने पास d फाई। d फाई से फाई चाहिए तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डी एस। डी फाई का तो फाई बन जाएगा। यहाँ से अगर अपन बराबर बराबर दूरी पे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम सेंटर से बराबर दूरी पर जा रहे हैं। तो ई तो हो गया कांस्टेंट, बाहर ले लो डी एस। डी एस का इंटीग्रेशन एस, यहाँ पे एस क्या होगा अपना, ये सभी छोटे छोटे एलिमेंट अगर मैं जोड़ दूंगा, स्फीयर के ऊपर छोटे 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 एलिमेंट है बहुत सारे, उन सबको कनेक्ट कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो उन सबको अगर जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा स्फीयर मिल जाएगा मुझे, और उसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, आर कौन सा आएगा, छोटा वाला, क्योंकि हम ये वाला स्फीयर देख रहे हैं ना, ये वाला। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो ये फ्लक्स आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सरफेस से आप फ्लक्स निकालोगे तो वो फ्लक्स किसके बराबर हो जाता है, बाय गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सारा चार्ज अंदर ही है, क्यू चार्ज, तो क्यू बाय एप्सिलॉन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मुझे सिर्फ फ्लक्स निकालना होता तो मैं क्या बोल देता, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स है, क्यू बाय एप्सिलॉन। बट मुझे फ्लक्स नहीं निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। उसके लिए पहले मैंने फ्लक्स निकाला और फिर गॉस थ्योरम लगाई।
दोनों से फ्लक्स मिलता है, दोनों से क्या मिल रहा है, फ्लक्स ही मिल रहा है, तो हम दोनों के RHS पार्ट को सेम कर देंगे, ये नेट फ्लक्स हो गया। यानी कि मैं क्या लिख पाऊंगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε। यहाँ से E चाहिए अपन को, तो E अपने पास आ गया, Q/ ये नीचे चला जाएगा 4πr²ε। फिर से आप देखो K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ये रहा भाई। E का सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या आ गया, KQ/r²। रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर देखना, इंटरेस्टिंग ये है कि ये बिहेवियर देखो आप किस तरीके से आ रहा है। ये अपने पास शेल है ना, कितना चार्ज है इस पर, Q। अगर मैं इस पूरे चार्ज को यहाँ कंसंट्रेट कर दूँ सेंटर पे, ये Q, ठीक है, और मैं यहाँ P पॉइंट जो कि R दूरी पर है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं, यार Q चार्ज है, R दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, KQ/, यही आती है। अभी आप रिजल्ट को ठीक से एनालाइज करो। इस शेल के ऊपर था Q चार्ज, मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट की दूरी शेल से कितनी है, स्मॉल r, तो आंसर क्या है अपने पास, KQ/r²। इसका मतलब ऐसा हो गया कि मैं इस पूरे चार्ज को कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ, सेंटर पे मान सकता हूँ। और अगर इस पूरे चार्ज को मैंने यहाँ कंसंट्रेटेड मान लिया और P पॉइंट पे आपसे पूछूँ तो आपका आंसर क्या होएगा, KQ/r²। नहीं समझे मेरी बात को, पक्का। ये जो पॉइंट है ना P, इसके सेंटर से दूरी देखो कितनी है, स्मॉल r। तो अगर इस पूरे चार्ज को मैं यहाँ मान लूँ ना सेंटर पे, और P पॉइंट पे आपसे पूछूँ, पॉइंट चार्ज बन गया अब ये, तो कितना आएगा, KQ/r²। तो ये बिहेवियर कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एज इफ ऑल द चार्ज ऑन द स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ाते हैं अपन बात। अब आप, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल। अब मान लो मैं सरफेस पे ही पूछ लूँ तुमसे कि सरफेस पे कितनी आएगी, तो सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना सेकंड केस हो जाएगा अपना। ये अपने पास शेल, ये रेडियस, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाली आउटसाइड द शेल, पॉइंट कहाँ था, P, शेल के बाहर। अब मान लो पॉइंट यहीं पर आ गया, सरफेस पे आ गया, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिन करना पड़ेगा एक स्फीयर। और अब की बार हम जो स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं उसकी रेडियस और हमारे शेल की रेडियस बहुत बहुत क्लोज हैं। अब की बार जो मैंने सरफेस इमेजिन करी है उसकी रेडियस और हमारे शेल की रेडियस दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेटली सेम। क्यों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान का निकालनी है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो बिल्कुल करीब ही लेना पड़ेगा मुझे। ज़्यादा दूर चला गया मैं तो फिर क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। वैसे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो सरफेस है ना, ये गॉसियन सरफेस का ही काम कर रही है। शेल की जो सरफेस है वो किसका काम कर सकती है, गॉसियन सरफेस। बट हम ये जानते हैं यार कि गॉसियन सरफेस जब गॉस थ्योरम लगाते हैं तो जो चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इसलिए मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर कर लिया, जस्ट थोड़ा सा बड़ा रेडियस वाला, ताकि सारा चार्ज कहाँ आ जाए, अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। अब फिर से क्या निकालेंगे अपन, वही छोटा फ्लक्स, ठीक है ना। वही स्टेप आएगी सारी की सारी। नहीं आया तुम्हें समझ में, बोलो ना यार। कितना आ गया, 4πr²। अभी देखो r किसके बराबर है, कैपिटल R, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4πr²। फिर गॉस थ्योरम,
फिर दोनों को बराबर कर देते हैं तो ई अपने पास अब की बार आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। पहले कितना रहा था के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, अब कितना रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द शेल। यानी आपको अगर सरफेस पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, अपन ने चार्ज दिया 50 माइक्रोकूलम, आपसे मैं पूछ लूँ सरफेस पे कितनी होगी, तो आप बोलोगे ई बराबर के क्यू की जगह और डिस्टेंस मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर। और मैं आपसे इसी सवाल पूछूं कि ये इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P, तो अब यहाँ पे कितना कर दोगे 0.5 इंटू आर इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या होगा, इनसाइड शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वैसे लॉजिकली भी बोल सकते हैं हम कि शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, 0। वजह हमने जो भी चार्ज दिया है वो कहाँ दिया है, सरफेस पे। और वैसे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी कंडक्टर हो, जो भी आप चार्ज देते हो, वो कभी भी उसके बल्क में नहीं रह सकता, कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। ये अगर सॉलिड स्फीयर भी होता ना, तो भी आप इसको कितना भी चार्ज दे दो, वो चार्ज कभी भी इसके बल्क में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे। तो वो क्यों रहेगा अपन आगे समझ लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ओनली फॉर कंडक्टर्स। एनीवेज, अब चार्ज अपन ने क्यू दिया, यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने P जो इससे कुछ r दूरी पर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी 0 आ रही है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है चार्ज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनेगी। अंदर वैसे भी फील्ड कितनी है, 0। बट गॉस थ्योरम से अगर हम देखें तो नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए निकाले तो कितना होएगा, ई डी एस, उसका इंटीग्रेशन। और नेट फ्लक्स हमेशा किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो कि ये P पॉइंट को कवर करते हुए मैंने एक स्फीयर माना, तो अब जो चार्ज है ना, अब जो चार्ज है वो सारा इस स्फीयर के कहाँ चला गया, बाहर, और अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं समझ के बात, समझ रहे हो। ये स्फीयर जो है इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ये वाला चार्ज कहाँ चला गया, बाहर। और हम जानते हैं गॉस थ्योरम में अगर इनसाइड चार्ज 0 है तो फिर फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मैं लिख पाऊंगा ई डी एस इज इक्वल टू, इसकी जगह कितना लिख दूंगा, 0, क्योंकि चार्जेस सारे इस स्फीयर के कहाँ चले गए, बाहर। यानी कि ई डी एस इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ई भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, और सरफेस पे क्या क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, और अंदर 0। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसका एक ग्राफ भी बनता है, ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ग्राफ आता है इसका, तो यार बेटा 1 मिनट बात को समझना, हमने जो तीनों रिजल्ट अभी पढ़े ना, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है अपन को। ग्राफ आपसे पूछा जाता है E वर्सेस R, जिसमें R क्या है, सुनना ध्यान से पहले, तो R है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से P पॉइंट की दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, R से। तो ये रहा सेंटर और ये रहा पॉइंट P, समझना बात को, ये दूरी R है और ये वाली कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, तो एक एक्सिस पे तो अपन ले लेते हैं E और एक एक्सिस पे ले लेते हैं अपन R। स्मॉल r कौन सी दूरी है बताओ, पॉइंट की दूरी है कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम पॉइंट P को बढ़ाएंगे तो पहले तो ये पॉइंट अंदर रहेगा शेल के,
फिर बढ़ाते जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, फिर और बढ़ा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, आउट। ठीक, यानी ये एक पॉइंट बनाया मैंने। अब जब तक पॉइंट P जो है अंदर रहेगा तो R जो है वो कैपिटल R से क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा अगर होगा तो इनसाइड पॉइंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। यानी कि जब तक R जो है वो कैपिटल R से छोटा रहेगा तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जब हमारा पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, सरफेस पे। और जैसे ही सरफेस पे पहुँचेगा, जैसे ही सरफेस पे पहुँचेगा स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर, कितनी आ गई, KQ/R²। और इस पॉइंट पे स्मॉल r किसके बराबर हो गया, R। मतलब हम कहाँ पर आ गए, सरफेस पे। इस लोकेशन का मतलब क्या हो गया, हम कहाँ हैं, इनसाइड। अच्छा, उसके बाद देखो आप यहाँ पहुँच गए सपोज, तो अब ये जो R है इस कैपिटल R से क्या होगा, बड़ा हो गया। ठीक है, इधर तो R बढ़ता ही जा रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात। यहाँ से यूँ चल रहे हैं अपन तो स्मॉल r की वैल्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये इनसाइड हो गया, ये सरफेस हो गया, और अब और r बढ़ेगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, आउट। और आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है, KQ/R², KQ/R²। अब आप सोचो r बढ़ेगा तो e का क्या होगा, घटेगा, यानी ये ग्राफ यहीं से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे। और ये जो लोकेशन होगी वो r इसमें किससे हो जाएगा, कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। कुछ समझ आया। और इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, क्योंकि हम अभी अंदर है। मैक्सिमम कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, और उसके बाद गिरती चली जाएगी। तो ग्राफ यहाँ से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्ट यहीं से चालू होगा और फिर नीचे गिर जाएगा। आगे बात समझ में। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड पॉइंट। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, बताओ, पक्का, ओके। चाहो तो ऐसे एक शेल भी बना सकते हैं अपन ऐसे, जिससे ये क्लियर हो जाएगी बात कि अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे सरफेस पे, और फिर ये नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो।